Okay guys, so today we will learn about universal law of gravitation. इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल लॉ. सो आई थिंक आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, तो हम इसको और इलेबोरेट फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ेंगे. इसके बेसिस पे आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और इस लॉ की जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हों, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये स्टेट क्या करता है, दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स. वो उस फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके उन दोनों बॉडीज के मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस between which there is a force, and inversely proportional to the square of distance between them. Remember, the square of distance between them must be measured from their centers. So जैसे कि ये मास है और एक ये मास है, इनके सेंटर्स से जो डिस्टेंस है, ये नहीं कि आप यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो यहाँ तक का, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो यहाँ तक का. नो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्चुअल में सेंट्रल फोर्स होती है. मैं सेंट्रल फोर्स के बारे में अभी बताऊंगा, पहले लॉ को पढ़ लेते हैं. सो इम्पोर्टेंट नोट इसके बारे में. सो पहले तो आप ये देख लो, F1 जो फोर्स 1 लगा रहा है, जो 1 के ऊपर लग रही है, M1 के ऊपर लग रही है मास 2 की वजह से. F1 वो F2 के बराबर होएगी. F2 जो कि फोर्स 2 के ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ M1. सो F1 इज टू F2. क्योंकि ये प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट हमें लिखना पड़ा G. फिर G लगा के M1 M2 दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. यहाँ पे G जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. इस पर हम आएंगे दोबारा, बट इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट. ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो लॉ है, ये ऑब्जेक्ट कैसे भी हों, क्या उनका नेचर है, क्या साइज है, क्या मास है, और किसी भी टाइप की अगर शेप है, जरूरी नहीं सर्कुलर ही है, सभी प्लेसेस पे और हर टाइम पे थ्रू आउट द यूनिवर्स जो है वो ये लॉ वैलिड रहता है. ऑल दो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि लाइक इफ़ यू गो टू फिजिक्स हायर एजुकेशन, देन यू विल सी दैट in case of black holes this law might not work. So that's very extreme and very untouched area, but still ये जो है यूनिवर्सली ये काम करता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी. रिमेंबर, देखो अभी हम बात कर रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है. बट जब भी आप अर्थ की बात करोगे, अगर एक उनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और वो फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी बोलोगे. सी, ग्रेविटी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सेम थिंग, बट ग्रेविटी इज ओनली यूज फॉर द अर्थ. सेकेंड थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द टू मासेस. दो मासेस के बीच जो अगर क्या मीडियम हो सकता है, अगर आप स्पेस में हो तो दो प्लैनेट्स के बीच या स्टार और प्लैनेट के बीच वैक्यूम होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी होगी वही रहेगी. मान लो उन दोनों प्लैनेट्स को आप वाटर में सबमर्ज कर देते हो, देन इट शुड बी द सेम. ग्रेविटेशनल फोर्स पे मीडियम का कोई असर नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ना ही शेप, मास, कुछ भी हो, लॉ ये होल्ड करता ही करता है. Now let me tell you one thing. Let's discuss more about universal gravitational constant. Let's say कि आपके पास दोनों मासेस 1 kg के हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का है. अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो उस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों 1 है, ये भी 1 है, तो F G के बराबर हो जाएगा. F will be equal to G. That means that our universal gravitational constant numerically equal किसके हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के. जो दो बॉडी 1 kg मासेस के बीच में जो 1 मीटर दूर है एक दूसरे के,
उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जी के बराबर हो जाएगी। और अब इसके एसआई यूनिट्स देखते हैं। एसआई यूनिट्स वही होंगे इसके, अगर आप जी को एक साइड रखो और एफ यहाँ पे है तो आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, एफ यहाँ, और नीचे एम जो है यूनिट्स उसका स्क्वायर आ जाएगा, दो मासेस हैं। सो यूनिट्स ऑफ एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर क्या हो जाएंगे? गिव इट अ ट्राई, यू कैन पॉज द वीडियो। फोर्स के न्यूटन होते हैं, ऐसा यूनिट्स न्यूटन होते हैं, और इसके मीटर स्क्वायर होते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो, और मास का स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, और सॉरी के जी, इट विल बी के जी स्क्वायर। सो आप कह सकते हो कि ऐसा यूनिट्स जी के हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ऐसा यूनिट्स लर्न रखना है, और वैल्यू ऑफ जी भी आप याद रखो। वैसे तो क्वेश्चंस में दिया होगा आपको वैल्यू ऑफ जी, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। 6.67 अगर इसको कैलकुलेट करें, इट विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी। इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएंगे? न्यूटन के क्या होते हैं? ml_t-2। लेट मी इरेज द वैल्यू, वैल्यू को इरेज कर देता हूँ, फिर डायमेंशनल फार्मूला ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को। यस, सो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा? ml_t-2, और इसका तो एम स्क्वायर रहेगा, सॉरी एल स्क्वायर रहेगा, रेडियस है, सो डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, एंड देन नीचे इसके मास का स्क्वायर आ जाएगा। सो डायमेंशनल फार्मूला विल बी m-1 L3T-2, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला रहेगा। ओके, सो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द लॉ। ओके, आपने अभी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, you can answer this in your own words. How is the gravitational force between 2 point masses? Let's say there are 2 point masses. क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे when they are dipped in water, keeping the separation between them the same. डिस्टेंस उनके बीच में सेम रखो, बस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वाटर में डिप कर दो, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? You can give your answer yes and no in the comments, and with a little bit of explanation as well. So I will looking for the comment sections. Now आपको मैं लेके चलता हूँ important characteristics of gravitational force. इसके कुछ important characteristics हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इट्स नेवर रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और उनका शेप हो या साइज हो वो मैटर नहीं करता है, वो दो बॉडीज़ के बीच में काम करती है पूरे यूनिवर्स में। ओके, एंड सेकंड जो है वो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है? देखो, ये फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। कोई भी अगर फोर्स इस तरह की प्रोपोर्शनैलिटी दिखाती है, देन इट इज कॉल्ड एज इट इज फॉलोइंग द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर फोर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट, हर मीडियम में ये सेम रहती है, वही चीज़ मैं पहले बता रहा था, जो हर मीडियम में ये सेम रहती है, अगर एयर है, वाटर है, स्पेस है, कुछ भी। ओके, और remember that it is the weakest force in nature. It is the weakest force in nature. You will say that how it is weakest? If we fall from a roof, we may break our legs. So how is it the weakest force? See, as compared to the other forces of nature, like nuclear force, like electrostatic force, those basic four forces of nature, weakest, उनमें से weakest gravitational है। रिमेंबर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इनफाइनाइट होती है। इट कैन बी नेग्लिजिबल एट वन पॉइंट इफ द बॉडी, लाइक इफ यू आर, इफ लेट्स से थिंक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लूटो here, it will be negligible, but it is very very weak, but it is still there, it will be there.
ओके, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे आप अगर आप न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करो, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोज आर वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, but this gravitational force is a very long range force. It might be weakest, but it is long range force. Okay, now a very very important point. Remember that जो gravitational force है, that is a central force, a kind of a central force. This force, जो gravitational force है, it acts along the line joining the centers of the body. ये बॉडी का ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास इसका ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से सेंटर ऑफ मास। सो ये जो बॉडीज का सेंटर है, उनके थ्रू एक लाइन जा रही है। ये फोर्स जो है, ये वहीं उसी के अलोंग काम करती है। इट्स अ सेंट्रल फोर्स। इसमें कोई जो है आपके पास ऐसे नहीं ये फोर्स काम करेगी इससे इस पॉइंट पे, जैसे आप देख सकते हो। अगर आप इमेजिन करो कि एप्पल कहीं भी कर सकता है अगर वो स्पेस में है, यस, बट it is actually because gravity is an central force, so this is same. ये जो है central force है, you can draw a line from the centers of the two bodies, and that force, gravitational force will be acting along that line. So that's why it is called central force. Okay, ये रेडियली पॉइंट करती है, मतलब रेडियस के थ्रू अलोंग चलती है। एंड द मैग्नीट्यूड जो है इसका, वो किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये जो है वो डिपेंड करती है कि सोर्स से उसका डिस्टेंस कितना है। सोर्स से उसका डिस्टेंस, जैसे ये सोर्स है मान लो फोर्स का, तो ये डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हमने देख ही लिया ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के, सो उस पर डिपेंड कर रही है ये। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, सेंट्रल मासेस के एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्जेस के बीच में, ओके। और नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सी होती हैं? इट्स इज काइंड ऑफ फोर्स जो कि दो पार्टिकल्स के बीच में होती है, जो कि लाइन, अगर उनके बीच में कोई लाइन कनेक्ट कर रही है उसके थ्रू काम, उनके अलोंग काम नहीं करती वो नॉन सेंट्रल फोर्स। बट सेंट्रल फोर्स जो है वो इट acts along the line joining the centers of the bodies. You need to remember this point, very important. So ये हो गया हमारे important characteristics gravitational force के. Now okay, so universal law of gravitation के बेस पे अभी हम कुछ questions try करेंगे. Let's take this question. For instance, calculate the force exerted by earth on the moon. मान लो हमने ये निकालना है, फोर्स जो है वो अर्थ जो है वो मून के ऊपर जो है फोर्स लगा रही है, वो उसको हमने कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं फोर्स जो है वो क्या होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ लेट्स से मास ऑफ अर्थ में लिख देता हूँ, एम जो है आपके पास ई, वो है आपके पास दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg। और मास ऑफ मून जो है वो दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22, 10⁻22। ओके, नो डिस्टेंस जो है वो भी लिख लेते हैं। आर जो है आपके पास दे रखा है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। और जी की वैल्यू क्या थी? जी की वैल्यू अभी हमने की थी, यू कैन सी दैट इट इज 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, सो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास ओके, 6, मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। 6.7 इंटू 10⁻11, अर्थ का मास लिख लेते हैं, अर्थ का मास आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 टाइम्स आ जाएगा 7.4
into 10 raised to power 22 divided by 3.84 into 10 raised to power 5. सॉरी, जो रेडियस है वो एक्चुअल में 10 raised to power 8 है. दिस इज एक्चुअली द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम 8. सो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. अच्छा, अभी देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है. चेक करते हैं. देखो, you can write all the decimals first. 6.7 into 6 into 7.4 times 10 raised to power 10 raised to power minus 11 and 10 raised to power 24 है तो प्लस 24 और प्लस 22. अब नीचे देखो 10 raised to power 8 है, उसका स्क्वायर है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 16. 8 is 16, सो इट विल बी माइनस 16 जब उसको ऊपर लेके आएंगे. 10 की सभी पावर्स को मैंने एक साथ लिख दिया. देन 3.84 का स्क्वायर आप कर सकते हो यहाँ पे. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम्स 6 कर दो. यू कैन समटाइम्स टेक अ लिटिल अप्रॉक्सीमेशंस ऑल्सो. ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक है. यहाँ पे आप 3.8 ही लेना है. इसको स्क्वायर कर देना. व्हेन यू डिवाइड इट विल बी अराउंड 20. ओके, एंड 10 raised to power अगर आप यहाँ देखो 16 तो इट विल बी 19. 10 raised to power 19 एंड ये जो है सॉल्व करके आपका 20.2 जो 10 raised to power 19 फोर्स है तो ये न्यूटन आंसर आ जाएगा. दिस इज द वे टू गो. सो आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इन हियर, योर टर्न क्वेश्चन हियर. यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को लगा के जो है इसे सॉल्व करने की ट्राई करना. एंड प्लीज़ गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो एक स्फेयर है 20 kg का, उसको एक जो दूसरा स्फेयर है जिसका 10 kg मास है और उनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. ओके, उनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. एंड उनके बीच की फोर्स आ जाएगी 3.3 इंटू 10 raised to power minus 7. ये इनके बीच की फोर्स है. राइट, सो यू हैव टू कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन. एंड हियर ये 5 ही था, सॉरी आई थिंक ये 5 था, और ये क्योंकि किलोमीटर्स में था तो मीटर्स में कन्वर्ट करने पे ये 8 बन गया, जो कि मैंने आंसर में लिखा है. सो ये 5 ही था यहाँ पे क्वेश्चन में. ओके, नाउ आफ्टर दैट लेट्स try to understand Newton's law of gravitation in the vector form. वेक्टर फॉर्म में इसको समझ लेते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आएगा और कैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. मे बी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. सो लेट्स से देयर आर टू मासेस, m1 है और m2 मासेस हैं. उनके बीच का डिस्टेंस r है, जैसे यहाँ पे दे रखा है. r डिस्टेंस है, m1 मास ये है और m2 मास ये है. राइट, सो देखो m2 जो है वो उसको m1 अट्रैक्ट करेगा. राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन m1 जो m2 को अट्रैक्ट करेगा. मान लो जो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज F21. रिमेंबर दैट F21 क्या है? F21 इज द फोर्स विद विच m1 इज attracting the m2, like on मास m2. m2 के ऊपर m1 कितनी फोर्स लगा रहा है? वो है F21. इसी तरह से मास m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा, सो दैट विल बी F12 ऑन मास 1 m1 बाय m2. राइट, सो ये चीज़ें आपके पास दोनों चीज़ें दे रखी हैं. एंड इसको हम लिखेंगे कैसे? सी, इन वेक्टर फॉर्म वी हैव टू बी केयरफुल विद द वेक्टर्स, एंड यूनिट वेक्टर हमें साथ में लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ. सो F21 आपको मैग्नीट्यूड तो पता ही है. राइट, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कि ये जो है F2 ऑन द मास 2 बाय द मास 1, फोर्स विल बी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, विद R21 कैप. R21 क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. इस फोर्स F21 फोर्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R21. नो, सिमिलरली क्या केस है? सिमिलरली आपके पास F12 क्या आ जाएगा? F12 आ जाएगा सेम G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, बट जो यूनिट वेक्टर है वो F12 की डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर R12.
ना, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास R12 है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है. सो दे आर एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, बट they are opposite, so I will write negative sign here. R12 is equal to minus R21. अगर ये रिजल्ट को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूँ, मान लो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. In equation 1 if I put this, then what will happen? Then what will happen is equation 1 will become F21 will become minus G m1 m2 divided by r square r12 यूनिट वेक्टर. सो अब आप इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, दोनों सेम है बट साइन डिफरेंट है. सो एज अ रिजल्ट F12 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21. सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. इट्स अ प्रूफ ऑफ काइंड ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है. सो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिडेट करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. एंड जो सेंटर ऑफ दोनों के जो ये ली जा रही है फोर्स ली जा रही है, डिस्टेंस जो लिया जा रहा है इन दोनों के बीच का, बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स. सो इन दोनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं वहाँ से जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास r. सो इट्स अ सेंट्रल फोर्स. यस. सो ये आर्टिकल भी आपका हो गया. देन देखते हैं अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में. हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऐसे यूनिट्स जानी, उसकी डेफिनेशन जानी, और देन उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. और उसी में हमने देखा कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्सेस होती क्या हैं उसके बारे में जाना. एंड देन हमने उसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस किए. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है. एंड देन फाइनली हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में क्या रिजल्ट देता है. देन वी सॉ दैट इट इज़ एक्चुअली देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो.